कि लूप में हमने ये पिछला कोर्स देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि भाई लूप क्या होता है इसका वो इसलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे कर्सर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। कर्सर के बारे में पहले पता है किसी को? नहीं पता होगा मेरा ख्याल, आज जुबैर भी अभी तक नहीं आया। वैसे ये माउस के कर्सर को कहते हैं, चलें ठीक है। आप जब क्वेरीज रन कर रहे होते हैं ना, सिंगल टेबल क्वेरीज तो सबने रन की हैं, तो जब आप ऑर्डर बाय लगाते हैं तो एक्चुअली डेटाबेस इंजन से जो डेटा आता है वो भी उसको भी फेच करके लाता है, वो भी कर्सर पे लाता है, ठीक है जी। बट वो उसके बिल्ट इन कर्सर हैं डेटा लाने के। ये समझें ये कर्सर का काम डेटा उठा के लाना है। तो हम ना एक्सप्लिसिटली अपने कर्सर डिफाइन करेंगे। नॉट रिकमेंडेड है वैसे कर्सर जो है, कहते हैं कि जितना मिनिमम यूज करो, क्योंकि ये ना स्लो होते हैं, परफॉर्मेंस में बहुत स्लो होते हैं और रिसोर्स ज्यादा लेते हैं और बार बार रन होते हैं, एक एक रो और सिंगल रो पे जाके उठा के ला के फिर फंक्शन करना पड़ता है। तो लेकिन क्योंकि कहीं पे मजबूरी होती है तो आपको यूज करना पड़ जाता है, इसलिए फिर आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी। अब वो क्या है कि भी आपको कर्सर इसको ना डिक्लेयर करना पड़ेगा। कर्सर जैसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, उसको फिर ओपन करना पड़ता है। आप ये समझ लें कर्सर जो है एक कोई ऐसी चीज़ है, प्याला सा है, कि उसको आपने पहले डिक्लेयर किया, उसको यानी ढक्कन उठाया, उसके अंदर चीज़ें डाली, फेच एट्रिब्यूट्स जो कुछ है वो फ्रॉम द फर्स्ट कर्सर, तो वो यानी कर्सर में ये समझें कोई चीज़ जो है वो आप उठा के ला रहे हैं। तो उसके बाद फेच स्टेटस है उसका, उसको फिर क्लोज़ भी करना है। जब अगर आपने कर्सर ओपन किया है तो अगर आप वो ओपन रहेगा, रिसोर्स खाता रहेगा और उसको डीएलोकेट भी कर रहे हैं। आपने पहले डिक्लेयर भी किया है ना, तो यू हैव टू डीएलोकेट एज़ वेल, कि भई ये वरना वो मेमोरी में रहेगा और खुला रहेगा। द फॉलोइंग अच्छा ये होता कैसे है? ये पहले जी एक चीज़ वो दिखा रहा है, द फॉलोइंग विद कर्सर कोड कैलकुलेट द रनिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, सेल डॉट डॉट व्यू। ये सेट नो काउंट का मतलब ये है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ ताकि सेट नो काउंट का पता चल जाए कि ये यूज़ हो रहा है तो क्यों यूज़ हो रहा है। मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। सेल्स नहीं है, कौन सा टेबल है? कस्टमर ले लेते हैं, अच्छा जी यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट नो काउंट ऑफ ही होता है, लेकिन वो पहले ऑन किया हुआ था। तो यहाँ आप जाएँगे तो ये देखेंगे, ये क्या बता रहा है? 7 एडिशनल एक और क्वेरी रन करता है टोटल की। हम चाहते हैं कि भी नहीं, ये वो ना जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, तो स्मार्ट कोड में होता है कि आप अननेसेसरी कोड ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट मत रन करो, तो नो ऑन कर लो, ठीक है ना? तो अब आप ये रन करेंगे, तो अब आप देखेंगे उसने वैल्यू नहीं बताई, काउंट नहीं किया उसको भी, जो भी जिस पे आपने जितनी सिलेक्ट की हैं, ठीक है? तो आपने सेव किया उसको, तो इसलिए ये सेट नो काउंट ऑन कर रहा है। फिर ये डिक्लेयर रिजल्ट एज़ टेबल है, चलें ये उठा लेते हैं, पहले ये क्या कह रहा है, ठीक है। कोड फिर इसको देखते हैं हम। अच्छा, सेट नो काउंट ऑन डिक्लेयर करो टेबल को। देखें ये वेरिएबल एज़ अ टेबल डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है ना? वेरिएबल आप इंटीजर, वैरचर वो वगैरह करते हैं, तो ये उसकी उसका क्या है कि कहीं ज़रूरत पड़े तो पूरा जो है ना टेबल को क्वेरी करना पड़े, तो डिक्लेयर एज़ टेबल कर रहा है, उसका ये कॉलम दे रहा है। तो ये जो टेबल को एज़ अ वेरिएबल डिक्लेयर करके कर रहा है। फिर उसके बाद डिक्लेयर कर रहा है, ये तो यहाँ तक हो गया, आपने एक टेबल डिक्लेयर किया जी, ठीक है जी। और उसके बाद ये कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ये इसने वेरिएबल डिक्लेयर किए। और उसके बाद डिक्लेयर सी, कर्सर का नाम दिया उसने, ठीक है? ये फास्ट फॉरवर्ड और ये रीड ओनली के लिए होता है, रीड ओनली फॉरवर्ड ओनली करेगा, क्योंकि इसमें ना ये अपडेट नहीं हम कर रहे हैं। इसकी है वो बाद में खैर पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ आप कर्सर पे फोकस करें। ये मैंने, ठीक है ना?
बाय डिफॉल्ट अपडेट होता है, लेकिन इसने यहाँ मेंशन कर दिया फास्ट फॉरवर्ड के भी रीड ओनली फॉरवर्ड ओनली होगा। डिक्लेयर सी कर्सर फास्ट फॉरवर्ड। फोर, क्या करो, अब ये इसका सिंटैक्स है एक्चुअली, ये आपको याद। अब हम जो है ना, जरूरी नहीं याद, हम तो क्या करते हैं कॉपी पेस्ट उठाते हैं, जो हमारा अपना रिक्वायरमेंट होती है, अपना टेबल अपनी चीजें ना चेंज कर देते हैं उसमें, क्योंकि हर बंदा बाहरी सिंटैक्स याद नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश करें जिसका जहन तेज है वो इनके सिंटैक्स याद कर ले, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप कहीं से भी उसका वो चीज उठा के टेम्पलेट फिर उसमें अपने हिसाब से चेंज कर दें। सिलेक्ट कस्टमर आईडी ऑर्डर मंथ क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स। अब ये क्वेरी रन कर, ये क्वेरी है, ठीक है। तो ये क्वेरी जो है ये है, इसमें डेटा बड़ा 636 रिकॉर्ड है। इनसे कह रहा है ये जो है कि इस क्वेरी को अपने कर्सर में उठा के ला रहा है, ठीक है। 1 बाय 1 ईच रो ये उठाएगा, ठीक है। ये 3 कॉलम ले रहा है, इसके कर्सर में 3 कॉलम ले रहा है इसके ये। और उसके बाद क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है कर्सर को, ओपन सी। और उसके बाद क्या कह रहा है, फेच नेक्स्ट फ्रॉम सी। क्यों, ये जब जितनी ये रन होता रहेगा, जब कर्सर रन होगा ना, मल्टीपल टाइम रन होगा, जब तक डेटा आता रहेगा इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में, इसने उस वक्त तक रन होना है। यानी फेच नेक्स्ट फ्रॉम सी इनटू दिस, वो क्या करेगा बारी बारी ये वेरिएबल, क्योंकि आप क्या करते हैं जब वैसे करते थे तो वेरिएबल में एक वैल्यू आ सकती है, लेकिन क्योंकि आप ये मल्टीपल वैल्यू इसलिए कर्सर यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल में वो बार बार डालेगा। तो ये उठा रहा है फेच नेक्स्ट फ्रॉम दीज 3 कॉलम्स, ठीक है जी। दीज 3 जो कॉलम को उठाओ और बारी बारी ये कस्टमर आईडी जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए हुए हैं, ऑर्डर मंथ और ये तीनों में ना वैल्यू डालता जाएगा। और फिर उसके बाद ये इसको इक्वल कर रहा है, सिलेक्ट इक्वल टू कस्टमर आईडी प्रीवियस कस्टमर आईडी, और उसके बाद एट द रेट कस्टमर आईडी एट द रेट रन क्वांटिटी इक्वल टू 0। कब तक करो, जब तक रिजल्ट 0 हो जाए। एट द रेट फेच रेट इक्वल टू 0, जब तक कोई भी रिकॉर्ड ना बजे, 636 पूरे के पूरे ना आ जाए, जब तक इस कर्सर को आप रन करते रहो। फिर उसके बाद ये बिगिन का ब्लॉक दे रहा है कि इफ कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू प्रीवियस कस्टमर आईडी, सिलेक्ट करो प्रीवियस कस्टमर इक्वल टू कस्टमर आईडी रन क्वांटिटी, सेट रन क्वांटिटी। ये वेरिएबल में फिर वैल्यू डालता जा रहा है इसकी, जो ये इसने उठाई है रन क्वांटिटी की इक्वल टू 0 किया तो ये कर दिया है, प्लस उसमें ये क्वांटिटी डाल दी है उसने, जो क्वांटिटी से आ रही है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट कर रहा है इसको, जो हमने ऊपर टेबल डिक्लेयर किया है एट द रेट रिजल्ट में वैल्यूज। और उसके बाद उसने जो ये 1 2 3 4 ये तीनों जो 4 कॉलम इसके डिक्लेयर किए थे, उनमें ये वैल्यू अब ये टेबल में इंसर्ट करता जाएगा, साथ साथ इंसर्ट करते रहो। तो जितनी दफा कर्सर रन होगा उतनी दफा इंसर्ट स्टेटमेंट रन होंगी। उसके बाद फिर ये लास्ट में दोबारा देते हैं कि भी कि ये फेच नेक्स्ट करो, क्योंकि पहली रो यहाँ लाता है, फिर दूसरी रो यहाँ लाता है, यहाँ से फेच करता है, फिर ये रन करता है, फिर तीसरी रो यहाँ उठाता है, फिर चौथी रो, ऐसे ये ना ये रन होता रहता है फेच नेक्स्ट करके, जब तक कि यहाँ पहली रो में 0 नहीं आ जाएगा उस वक्त तक वो बाहर नहीं आएगा। ये ऐसे राउंड रॉबिन चलता रहेगा। जैसे होता है उसको एंड कर दो, ये सब अंदर का कोड रन हो जाए, उसमें वो कर्सर डाटा उठाते हुए फिर इनके साथ साथ ऑपरेशन हो जाएगा, कि जो जिसको आप जमा माइनस जो भी कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद क्लोज कर दो, डीएलोकेट कर दो। और उसके बाद जो है वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है ये जो हमने टेबल डिक्लेयर किया था, क्योंकि वो डाटा सारा उसमें उसने इंसर्ट कर दिया है। अब ये जो वेरिएबल है ना, तो इस कोड को पूरे को रन करेंगे तो रन करेगा, क्योंकि ये परमानेंट टेबल नहीं है, डिराइव टेबल है। हमने पहले भी देखा था टेबल को ऐसे कर सकते हैं। तो पूरे कोड को अब मैं पकड़ के रन करता हूँ। तो ये अब उसने क्वेरी जो किया है, इसने ये डेटा डाला है इसमें, जो है वेरिएबल टेबल वेरिएबल में ये सारा डाटा इसने इंसर्ट किया है। अब ये परमानेंट टेबल नहीं है, ये जब इसके साथ रन होगा होगा, वरना वो वेरिएबल है, उसको आप नहीं रन करेंगे तो उसको कैरी नहीं करेगा, ठीक है। वो परमानेंट टेबल भी नहीं है, टेम्परेरी टेबल भी नहीं है। तो ये कर्सर के थ्रू के देखा कि आप डेटा किसी भी सिलेक्ट से, ज्वाइन से, जैसे भी डेटा उठा के लाएंगे वेरिएबल में डाल के, उसको मल्टीपल तरीके से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, आगे मजीद चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे वही बता रहा है जो मैंने बताया कि कोड डिक्लेयर कर सकते हैं दैट रोज फ्रॉम द कस्टमर ऑर्डर, वो कर रहा है, उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि बियॉन्ड द फंडामेंटल ऑफ क्वेरी टीसीएस सपोर्ट फाइंड फंक्शन। आपको याद है कि हमने ये एक क्वेरी, हसीब आपको तो याद होगा, ये क्वेरी हमने की थी। जी सर, याद है।
ये अनबाउंडेड प्रेसीडिंग। अच्छा, इस क्वेरी से जो सारा कर्सर ने काम किया ना, ये सेम क्वेरी से आप ले सकते हो। वो क्या कर रहा था, प्रीवियस क्वांटिटी और जमा कर रहा था, आप देख रहे थे रन क्वांटिटी और प्रीवियस क्वांटिटी करके ना, क्वांटिटी को जमा करके, तो जैसे ये जमा कर रहा है ना कि और अनबाउंडेड है, कस्टमर आईडी के साथ पार्टीशन किया है इसने, ये देखोगे तो पर कस्टमर आईडी हो रहा है, ओवर पार्टीशन में कस्टमर आईडी। तो ये जमा करता है 38 41 79 हो गए, 79 में 17 जमा की 96 हो गए, 96 में 18 जमा की 114 हो गए। तो ये करते करते 160 जमा करें 174 हो गए। तो ये पार्टीशनिंग बाय कस्टमर आईडी है, तो इसके लिए हो गया। फिर नेक्स्ट कस्टमर आईडी आया, तो फिर उसका ऐसे इसने जमा करना शुरू कर दिया। तो ये सेम काम जो कर्सर से था, ये इसलिए ये फंक्शन आया क्योंकि मैंने बताया कि ये डिस्करेज कर रहे हैं कर्सर को। तो इसलिए जो काम कर्सर से हो सकता है उसके लिए आप इसने ये आपका ये पर्पज यहाँ भी पूरा हो रहा है। ठीक है जी। तो इसको आप जब दोहराएंगे, पढ़ेंगे, खुद देखेंगे, समझेंगे, तो कर्सर का आ जाएगा। ये ऐसे वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जाहिर है थोड़ा सा ये प्रोग्रामेटिक है, आपको कंफ्यूज करेगा। अब इसके अंदर जो आपने पढ़ना, ये वाली चीजें हैं कि अभी इफ कस्टमर आईडी यहाँ, अच्छा ये भी देख लेते हैं। अब बीच की लॉजिक भी देख लेते हैं। पहले तो हमने कर्सर को देखा कि बीच में लॉजिक क्या लगा रहा था जिसके थ्रू उसने वो डेटा लाना था। पहले तो इसने सिलेक्ट से डेटा उठाया, इनमें डालता रहा वेरिएबल में। उसने फिर प्रीवियस कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी कर दी। ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है ना ओल्ड है, ताकि उसने जमा करना है ना, और रन क्वांटिटी इक्वल टू 0 कर दी। फाइल फिगिन करो कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू प्रीवियस कस्टमर आईडी। ठीक है। तो इफ तो सिलेक्ट करो कि इसको प्रीवियस कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी, रन क्वांटिटी को इक्वल टू 0 कर दो, सेट करो। अब वो रन क्वांटिटी जो 0 थी उसमें फिर वो क्वांटिटी ऐड करता जा रहा है प्लस करके। ठीक है। और ये ज़ाहिर है वो डेटा जा रहा है, वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो वो जब वो प्रिंट होगा, इंसर्ट करो, तो वो कस्टमर आईडी ऑर्डर मंथ और उसके साथ जमा होके जाता जाएगा, रन क्वांटिटी के साथ प्लस जो है जो दूसरी क्वांटिटी, जैसे इसकी थी 38 ही आया, 0 के साथ जमा हुई 38 आया। जब दोबारा रन होगा, दूसरी रोल आएगा, तो फिर 38 में पिछली वैल्यू जमा करके वो करता रहेगा। तो ये अभी लॉजिक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि उसने कोड थोड़ा सा लिखा है, कॉम्प्लेक्स है वैसे जो है ये कर्सर है। बट क्योंकि इससे आपको समझ आनी मकसूद है कि भी ये ऑपरेशन करने के लिए अगर आपको रो में उस तरह करना है तो इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, आप ये अभी कर्सर का कुछ ना कुछ तो समझ आई है ना बात की, कि भी मल्टीपल रो को कैसे लाते हैं, सिंटैक्स थोड़ा बहुत तो समझ आया है ना। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, और इसकी एग्जांपल बाद में अगर मौका लगेगा मैं और प्रिपेयर कर दूंगा। अभी सिर्फ बेस पे चलते हैं। सिंपल कर्सर जो है आप रन कर सकते हैं, वो देख लेंगे, अगर इंटरेस्टेड होगा उस पर देख लेंगे बाद में जी। आप खुद भी देख सकते हैं कि कर्सर होते क्या हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे उठा के। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा कर्सर का, हमने देख लिया कि सिंटैक्स उसका। अच्छा, सिंपल बेस बेस जो है हमने बताई है। टेम्परेरी टेबल जो है ना, अब टेम्परेरी टेबल कई दफा होता है कि आपको क्वेरी करके डाटा को, जैसे वो डिक्लेयर टेबल में डाल रहा था, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, वो तो आप उस बैच में रन करेंगे तो चलेगा, वरना वो वेरिएबल वो कहेगा कि भाई ये वेरिएबल ये डिक्लेयर ही नहीं है। ये जो आपने टेबल में डाटा डाला है यहाँ पे, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर आपने इसके बाद गो लगा दिया तो अगली स्टेटमेंट में यू कैन नॉट इवन यूज दैट वन। कल जिन्होंने ये क्लास अटेंड की थी उनको पता है बैच का, कि गो के बाद जो है ये तो वो कहेगा भी ये कहाँ है, वेरिएबल कहाँ डिफाइन है ये। तो उस सूरत में है, आपको अब टेम्परेरी एक प्रोसेस करना था, उसको लाना था, तो उसके लिए आप परमानेंट टेबल नहीं बनाना चाहते थे, तो आपने वहां किया, अगर एक बैच में रन कर रहे हैं। अगर अब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं भी मुझे सेशन के लिए चाहिए, तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं हैश लगा के। ठीक है, ये याद रखना है। इसको कहते हैं लोकल टेम्परेरी टेबल, कि आप हैश शुरू में लगा दें, कोई भी नाम लिख दें XYZ, तो इट विल क्रिएट अ टेबल और टेम्प डीबी में रखेगा उसको। ठीक है जी, टेम्प डीबी जो सिस्टम डेटाबेस है। अब हम उसका यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि भी ये उठा रहा है ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ये तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये सेशन बेस्ड होता है, लोकल टेम्परेरी टेबल होता है। आप इवन दूसरा सेशन खोल के ट्राई करेंगे तो इट विल नॉट अलाउ टू इवन क्वेरी। ठीक है। क्रिएट टेबल करें, उसके बाद ऑर्डर ईयर, और ये दो कॉलम बना रहा है इसमें, उसको इंसर्ट कर रहा है इसमें जो है, इस टेबल से उठा के डेटा।
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये डेटा उठा के इसमें इंसर्ट कर रहा है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ जी। डेटा इंसर्ट हो गया और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और फिर उसको ज्वाइन लगानी है। अच्छा, इसमें इसने किया क्या है, इसने जो है करंट ईयर क्वांटिटी और प्रीवियस ईयर क्वांटिटी वो आपको ला के दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये अब आपको याद होगा, इस पे भी हमने ना काम किया था, इसकी भी एक क्वेरी बनाई थी, हसीब याद है? नहीं ये नहीं है, ठहरे, अच्छा ये तो नहीं है। जी सर याद है। हम्म। जी सर। हाँ जी, तो ये इस तरह क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसने, ये समझ लेते हैं, ये वाली जो है ना सिंपल क्वेरी, ये समझ लेते हैं। सेलेक्ट करंट ईयर ये कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। ये ज्वाइन में जो वैल्यू डाल रहा है वो ये जो ऑर्डर ईयर है, ये ऑर्डर अगर 2014 होगा, ये 2015 होगा, तो ठीक है ना। तो 2014 मिस हो जाएगा, नल आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू करंट आ जाएगी। उससे अगले की जब वो 2015 मैच करेगा, तो उसको ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो इसने ऑपरेशन किया है कि यहाँ सम किया हुआ है उस क्वांटिटी को, तो उसकी सम शुदा क्वांटिटी जो है ना करंट ईयर क्वांटिटी में आ जाएगी। ये जो है इसने, और ये प्रीवियस क्वांटिटी इधर आ गई, और ये जो है करंट ईयर की क्वांटिटी आ गई, और फिर ये इसी तरह प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी यहाँ प्रिंट होगी, और ये नेक्स्ट ईयर की। तो ये क्वेरी से लॉजिक लगाई है, क्योंकि इसके लिए उसको कंपैरिजन करना था। डायरेक्ट तो एक टेबल से नहीं डायरेक्ट बता सकता, इसके लिए हमने वो एक फंक्शन भी यूज किया था लैग का, याद है? लैग, लैग था और लीड था, याद है आपको? वो भी ऐसा काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे शायद नहीं है, उसने बताया। अच्छा, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल्स, ग्लोबल में क्या है कि ये ना आपके इंस्टेंस लेवल पे बनते हैं, जो है ना कि ये किसी भी सेशन से क्वेरी हो सकते हैं, क्योंकि आपने ये टेबल बनाया, आप ये क्वेरी कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये है टेबल जो हमारा, इसको क्वेरी कर रहे हैं, ये लोकल टेबल है। अब मैं एक नई क्वेरी बना के ना, ये नया सेशन खोला है मैंने, तो ये दूसरे सेशन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। अब हमें ऐसा चाहिए जो ना इंस्टेंस लेवल पे दूसरे सेशन में इसको एक्सेस करें, तो उसको क्या कह रहा है, ग्लोबल टेबल, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। इट इज अगेन टेम्परेरी टेबल, बट ग्लोबली किसी भी सेशन से आप उसको एक्सेस करें। अच्छा जी, तो आप क्या करें, उसका डबल हैश डाल देना है। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, टेबल क्रिएट कर रहे हैं भाई, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। जो आपने लोकल टेम्परेरी टेबल बनाया है या ग्लोबल टेम्पलेट, कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे टेबल क्रिएट करते हैं वही काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन, परेशान, इसमें किसी किस्म का वो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, ये इसने क्रिएट किया है, डबल हैश से। वो लैग लीड का तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसके थ्रू भी वो ट्राई कर रहा है, दो टेबल कंपैरिजन करके इस तरह वैल्यू डाल के। तो वो अभी कंफ्यूज ना करें कि खाली टेम्परेरी लोकल टेम्परेरी टेबल और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया जी, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, तो आप इस तरह सिलेक्ट कर लें इसको, डाटा को। इसका फायदा है कि इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे सेशन से भी जब डबल हैश लगा देंगे। ठीक है, ये डबल हैश का मतलब यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी सेशन। अच्छा जी, ये कह रहा है जो ये ड्रॉप कर। जी जी बोलो। टेम्परेरी टेबल होता है, दूसरे यूजर के साथ भी शेयर कर सकते हैं वाया ग्लोबल? नहीं नहीं, वाया नहीं है, जब आप कोई भी टेबल आप यूज कर रहे हैं डबल हैश के साथ, लेकिन इसका यह है कि जैसे ही ये सेशन बंद कर देंगे, इसने क्रिएट किया, तो ये टेबल चला जाएगा। जिस सेशन ने इस टेबल को क्रिएट किया है, ठीक है, जैसे ही उस सेशन को बंद करेंगे, तो वो फिर किसी और के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है जी। ठीक हो गया।
ये टेम्परेरी है, ये टेम्पडीपी में बनता है, ये टेम्परेरी है। मकसद ये है कि आप एक से अगर सिर्फ एक अपनी सेशन में काम करना है तो हैश से कर लो, और अगर आपने मुख्तलिफ सेशन खोल के काम करना है तो डबल हैश टेबल क्रिएट कर लो, ठीक है। बट ये टेम्परेरी उसके लिए है, यूज के लिए। और टेबल वेरिएबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी टेम्परेरी है, बट इट्स ओनली है कि बैच लेवल तक अभी जो देखा था कि ये अगर इकट्ठा रन करोगे तो आएगा, वरना वो कहेगा ये डिफाइन कहाँ पे है, तो ये उसको कर रहा है। यही वो जो पुराने वाली एग्जांपल अभी की थी, ठीक है जी। ये वाला वो बता रहा था, ये वो सेम वही एग्जांपल है ना जो उसने दिया है अभी डिक्लेयर टेबल की, ये वाला लैग और उसका किया था हमने। ये देखें, ये फंक्शन अब आपको याद आया कि तो ये जो वेरिएबल की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। लैग और, ठीक है जी, ये लैग करेगा और उसमें आपको जो प्रीवियस वैल्यू जैसे प्रिंट की है ना आपने टेम्परेरी टेबल से पूरी लॉजिक लगा के, तो दिस इज ये अब फंक्शन ऐड हुआ, आपको समझ आएगा भी फंक्शन क्यों ऐड हुआ है, ठीक है जी। तो ये फंक्शन वही काम कर रहा है कि आप जो है ना ईयर की वैल्यू करंट दिखा के और फिर उसके साथ करंट और प्रीवियस वैल्यू का कंपैरिजन दिखाना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये लैग यूज करके हमने उधर किया था। बाकी ये ज़ाहिर है ये आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये पहले भी हमने फंक्शन किया था। तो वो टेम्परेरी टेबल के मुख्तलिफ रीज़न होते हैं, हम कि अभी क्यों टेम्परेरी, अगर आपको वेरिएबल एक बैच के अंदर करना है तो टेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हैश टेम्परेरी टेबल कर लें या ग्लोबली करना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट। बट यू शुड नो दैट यू कैन यूज, ये 3 काइंड हो गई ना आपकी अब, कि अभी या तो टेबल डिक्लेयर कर लो या टेम्परेरी टेबल बना लो, और ये क्या कहते हैं ग्लोबल टेम्परेरी टेबल बना लो। 1 मिनट दें बस मुझे, आ रहा हूँ। अच्छा, यू कैन यूज टेबल टाइप प्रिजर्व टेबल डेफिनेशन, वो हमने अभी जो यानी ड्रॉप टाइप इफ एग्जिस्ट क्रिएट टाइप, आप जो है ना ये टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। टाइप जैसे हमारी ये वैरकर है, इंटीजर है, टेबल को भी यू कैन डिफाइन एज अ टाइप, ठीक है जी। तो ये एक तरह की आप अपनी डेटा टाइप बना रहे हैं, क्योंकि बजाय है कि अलग-अलग से आपको एक चीज बार बार डिफाइन करनी हो, तो आप क्या करते हैं उसके ना टाइप बना देते हैं, सीधा कहेंगे इसकी टाइप जो टेबल, अब ये क्रिएट टाइप इसने नाम दिया एज टेबल, उसके अंदर ये 2 कॉलम। अब बजाय अगर उसने कुछ कहीं यूज करना होगा ना तो वो सारा बताने के बजाय आगे डिक्लेयर, ये अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है तो उसका क्या आगे दे देगा, ये चाहे 10 जगह यूज कर ले तो उसको यह है कि ये डिक्लेयर दिस एज दिस, ये डिक्लेयर जो है जैसे इंटीजर और वैरकर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसने डिफाइन कर दिया इस टाइप को इस नाम से, ठीक है जी। क्रिएट टाइप तो ये यहाँ पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इंसर्ट कर रहे हैं उसमें डिक्लेयर करके इंसर्ट करो इसमें एज दिस, तो वो एक तरह की टेबल के अंदर वो ये है टेबल ही, बट इससे डिक्लेरेटिव टेबल है, टाइप डिफाइन करके और उसमें कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने बात की टेम्परेरी टेबल्स की और ये जो टेबल वेरिएबल की। अब आगे हैं डायनामिक एसक्यूएल पे। ठीक है, यहाँ पे कंकैटिनेशन वगैरह का बहुत काम आता है और दूसरी चीज़ों का। आप जो है ना कोड को ऑन द रन जो है ना जो है वो पार्स करके रन कर रहे होते हैं। एक है डायरेक्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करना, एक है कि नहीं आप जैसे इसकी मिसाल ले लेते हैं, पहले छोटी सी आप देंगे। ये उसने जी कहा कि भी डिक्लेयर करो एसक्यूएल, उस एसक्यूएल के अंदर उसने ये डाला, हम ना इसको एग्जीक्यूट करेंगे एसक्यूएल को, जैसे ये चलें जो भी प्रिंट दिस मैसेज, ओके। आप इसको मैन्युअली वैसे भी लिख सकते थे लेकिन इसके थ्रू कर रहे हैं, मजीद हम करते हैं और इसको ऐसे एग्जीक्यूट, ये पुराना तरीका अब जो है ना ज्यादा रिकमेंड किया जाता है एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल के। तो दिस मैसेज प्रिंटेड हो गया, कुछ भी नहीं है, कोड को आपने वेरिएबल में डाल के और फिर उसको कॉल कर लेना है, ठीक है जी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं ये थोड़ा सा बेहतर होगा। उसकी वजह है कि कई दो आपको जब ऑटोमेशन करनी हो तो फिर डायनामिकली आपको रन करना पड़ेगा इसके, उस सूरत में आपको अब ये जो सिलेक्ट है ना ये आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। वैसे तो ये है ऑर्डर आईडी इक्वल टू ऑर्डर आईडी,
तो ऑर्डर आईडी यहाँ पास कर रहा है इसको, फिर ये रन कर, डिक्लेयर करो एक वेरिएबल @SQL, उसकी डेटा टाइप क्या है nvarchar 100, और उसको सेट कर दो ये स्टेटमेंट उसके अंदर। अब ये जो @order ID है वो यहाँ पे पास कर रहा है इसको, जब ये रन करेगा ना तो एग्जीक्यूट, ये काम जो उसने पुराना एग्जीक्यूट बताया ना उसमें नहीं कर सकते, ये पहले हम ना ऐसे एग्जीक्यूट करते थे, सिर्फ डायरेक्ट जो है ना एग्जीक्यूट ये। लेकिन यह है कि एसपी एग्जीक्यूट इसलिए लाए कि भी तुम अगर चाह रहे हो डायनामिक एसक्यूएल में रन करना, पैरामीटर कर कोई पास करना, तो उस सूरत में फिर आप एसपी एग्जीक्यूट यूज करो। और इसके और भी फायदे हैं कि ये कैशिंग करता है, पार्सिंग दोबारा नहीं करनी पड़ती, इसकी स्पीड अप ये बेहतर होता है स्पीड में, इसलिए अब ये नया है तो एग्जैक्ट करें और ये करें, लेकिन बेहतर है कि ये कर लें। लेकिन इसमें आपको फिर वो जो है ना बताना पड़ता है कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, ये बताना पड़ेगा। ये इसके साथ एसपी एग्जीक्यूट के साथ आता है, ये स्टेटमेंट आपने लिख देना कि भी हमारी ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है वो रन होगी, और पैरामीटर होंगे ऑर्डर, उसको आपने यहाँ पे बता दिया कि ऑर्डर आईडी हमारा पैरामीटर है, और ऑर्डर आईडी का जो है वो वैल्यू जो है यहाँ पे बता दी कि इसकी वैल्यू क्या पास करेंगे, तो ये वैल्यू पास होगी। जब आप ये रन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। तो ये डायनेमिकली आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और करते हैं, देखते हैं। तो वैसे इसमें कंफ्यूजन है किसी को डायनामिक एसक्यूएल में? हेलो, कोई भी नहीं है जवाब दे रहा, सबको क्लियर है? नहीं सर, इसमें थोड़ा है। अच्छा, एक मिनट दें, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, उसके बाद शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। ये भी ना एक काइंड है डायनामिक एसक्यूएल की, कि मैं ये क्वेरी हम नॉर्मली क्या रन करते हैं, एक मिनट यहाँ से ना हम उठा लेते हैं कि अगर मुझे क्रिएट मास्टर की, ये मैं वैसे उठा लेता हूँ, ये तो मैंने एक ना की क्रिएट कर दी। चलो, ये बताने का मकसद ये है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यूज मास्टर हम वैसे रन करते हैं, लेकिन ना मैं इसके थ्रू जो है ना कोड जनरेट कर रहा हूँ वो रन करने के लिए। तो मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+T से, टेक्स्ट फॉर्मेट में रिजल्ट आएगा। तो ये जो है यूज मास्टर, ये स्टेटमेंट मैंने खुद जनरेट कर ली, आप ये तो देख रहे हैं ना। आई कैन जनरेट एनी स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी बजाय मैंने कर देता हूँ दूसरे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। चले, मैं अभी फिलहाल कुछ भी दे रहा हूँ ना यहाँ, तो सिलेक्ट करो, और ये तो प्रिंट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मैं कुछ भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट मैं खुद जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। नॉर्मली हम सिलेक्ट डायरेक्ट करते थे, तो डायनामिकली मैं जनरेट करा के इससे मैं कई काम कर सकता हूँ। मुख्तलिफ टेबल्स का मुझे स्ट्रक्चर जनरेट करना है या कुछ भी जनरेट करना है, तो ये भी आपको बाद में जो है ना यूज में आएगा डायनामिक। लेकिन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, इसकी ना एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है। मजीद जो है ना डायनामिक एसक्यूएल की ये बुक का भी लेके चलते हैं आगे। तो ये आप जो लिख लें डायनामिक एसक्यूएल की कर्सर की आसान जो है एग्जांपल इस किस्म की, आप या खुद भी हैंड्स ऑन करें, मैं आपको ना उसको दे दूंगा मुख्तलिफ एग्जाम के, जहाँ पे भी कोई डिफाइन है वो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी जो है हम इसको लेके चलते हैं टॉपिक को, ताकि हम आगे चलें। इसमें हम एक में नहीं खपते, डायनामिक एसक्यूएल है, आपको पता है उसको डिफाइन इसलिए कि हम कुछ जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको फिर एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल के थ्रू रन करना चाह रहे हैं। ये हम जो है इस पे मजीद जो है थोड़ा बात कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो समझ आया ना डायनामिक एसक्यूएल का, डायरेक्ट रन करने के बजाय हम वो जनरेट कर रहे हैं,
जैसे ये सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने लिख दी है तो ये जनरेट कर रहे हैं, और जब हम रन करेंगे इसको तो जब ये रन होगी, हम डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं रन कर रहे हैं, हम एक तरह के समझे हमने अपना एक रूटीन बना ली है, या जो भी हमने कर लिया कि भी इसको, इससे हम बहुत काम ले सकते हैं ऑन द गो। मैं इसकी ना मजीद एग्जांपल कराऊंगा, बुक में अभी इतनी है तो इसी को रहने दें। अच्छा, पिवट के लिए चले आते हैं। ये पिवट का याद है किसी को? पिवट का याद है? हसीब को तो याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए वैसे तो। कि ट्रांसपोज करते हैं जब आप रो को कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं कॉलम में, उसकी जो है, ठीक है। हसीब, हसान, कोई तो जवाब दे भाई। जी 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 सर, सर। वैसे ही है। अच्छा, ये अब जो डेटा सीधा है उसको हम कन्वर्ट करके इस तरह हम पिवट कर देते थे, याद है हमने किया था। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यूज पिवट है, ठीक है। अब हमारे पास हो सकता है कि बहुत ज्यादा रो हो, लेट्स सपोज ये 1000 रो हो, तो आप ये मैनुअली इस तरह ही लिखते रहेंगे पूरी, यहाँ कोमा डाल के लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि नहीं, मेरा कोड ये जनरेट हो जाए कि खुद ब खुद ये वैल्यू सारी बन जाए, जो इधर रिकॉर्ड में पड़े ये बन जाए। तो उस सूरत में भी आपको डायनामिक एसक्यूएल हेल्प करेगा, ठीक है जी। यहाँ आपकी कर्सर की एग्जांपल दोबारा भी आ जाएगी, और ये देखें आप ना, अब अगर आपको ये तो बात समझ आ गई ना कि चैलेंज है आपको, अगर 1000 रोज हो उनको कन्वर्ट करना हो कॉलम में, तो लिखने में आपका टाइम लग जाएगा बार बार, ठीक है। जी सर। तो उसको अगर आप चाहते हैं जनरेट कर दे ये मुझे, तो अब यहाँ तो मैंने ये बता दिया, ये तो इसमें है ही क्या कहते हैं। अच्छा, सिलेक्ट करा गया किसमें नीचे का, हाँ जी, डीएलोकेट भी नहीं किया, ये भी करना है, अच्छी बात। पूरा रन दोबारा करते हैं ये, कि ये दोबारा रन करते हैं। अच्छा, ठीक। तो ये इधर से उठा के इसने ना जो रिकॉर्ड को, जो हमारा रिकॉर्ड था इसको हम रन करते हैं फ्रॉम सेल्स, ठीक है, यहाँ तक था एस डी, ठीक है, ये अभी रन कर रहा है, इसमें यहाँ तक रन करते हैं। तो ये ऐसे पड़ा हुआ रिकॉर्ड हमारे पास 2014, इस तरह 2015, ये 16। तो ये तो खैर 3 ईयर है, हो सकता है अगर 100 हो या 500 या 1000 हो तो फिर आपके लिए ये वो मैनुअली लिखना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो आपने डायनामिकली इस कोड को जनरेट करना है, तो उस सूरत में आपको ये हेल्प करेगा, क्या कहते हैं, यहाँ पे वो फंक्शन ही लगा रहा खाली, ये इसने स्ट्रिंग लिख दिया यहाँ पे। तो अब इस कर्सर को देखें, कर्सर कैसे हेल्प कर रहा है। तो पहले तो इसने आपको जो है ये, अच्छा मैंने ना एक चीज दिखानी थी, वो इंडेंट भी हो जाएगा, बजाय मैं मैनुअली करूं, मैं ये आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे बड़ा मसला आ रहा है, मैंने आज ये देखा था कि भी रिकॉर्ड जो है ना हमारा इंडेंट हो जाए, तो आप वेबसाइट दे रही हैं, इसके अपने जो है वो परचेज करने पड़ते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यूजफुल लिंक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है जी। इसमें आप अपना ये पूरा कोड डालें, ठीक है, फॉर्मेट एसक्यूएल। तो इसने क्या किया, आपका ना वो फॉर्मेट करके दे दिया प्रॉपर, ठीक है जी। कॉपी है, ठीक है जी, ये करेंगे, मैं दोबारा, समझ आई इस बात की कि नहीं। अब जो ये कोड पहले था, अब ये कोड इंडेंट हुआ पड़ा प्रॉपर, आप देख रहे हैं। मैनुअली मैं करता था ना बार बार उसको आगे पीछे, ये रीडेबल फॉर्मेट जरा बेहतर हो गया। तो वो आपको मैं बता दूंगा, डिक्लेयर करो @SQL, ये इसने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ऑर्डर ईयर फर्स्ट, ठीक है, डिक्लेयर। इसको हमने ना बहुत ज्यादा इसको अच्छे तरीके से देखना है कि आपको ये इसमें ना 2 लॉजिक समझ आ जाएंगे, डायनामिक एसक्यूएल भी है और आपकी वो भी है, कर्सर भी है। तो आपने कर्सर डिक्लेयर किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें तो नहीं है किसी को शक।
फॉर, उसको फिर आप उसमें क्वेरी दे देंगे, डिक्लेयर कर्सर नेम, सॉरी डिक्लेयर कर्सर नेम, कर्सर वो फास्ट फॉरवर्ड है, रीड ओनली होगा, फॉर यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेरी आगे दे देनी है, सेमीकोलन में बंद कर देना। तो ये कर्सर आपने डिक्लेयर किया और इसमें इसका डाटा आएगा, इस टेबल का जो भी ये क्वेरी है, अगर आपने एक टेबल से ला रहे हैं, 2 टेबल से, जितने भी, तो ये क्वेरी ला के इसमें आप कर्सर में डाल रहे हैं। सेट फर्स्ट इक्वल टू 1, ये क्यों है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। ये वेरिएबल में उसने वैल्यू रख दी है कि भी इसको 1 कर दो, ठीक है, हमने 1 कर दिया। और उसके आगे सेट एसक्यूएल इक्वल टू, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट पूरी लिख दी, जो हमने नहीं अभी पिवटिंग की थी हमारी, कि पिवट करने के लिए वहां से उठा के रख दी, और उसमें वो जगह छोड़ दी जहां पे उसने वैल्यू देनी थी, कि क्योंकि वैल्यू हमने ऑटो जनरेट करनी है। ओपन करो इस कर्सर को, इसमें जितना मुझसे आप आर्गू करना चाहें करें, ताकि ना आपका ये क्लियर हो, जिसको नहीं समझ आ रही। अब यहाँ ओपन हो रहा है कर्सर, फेच नेक्स्ट फ्रॉम सी इनटू ऑर्डर ईयर, तो जो नेक्स्ट वैल्यू उठा के लाओ, और ऑर्डर वेरिएबल में कौन सी जो सिलेक्ट है इसकी, ठीक है जी, ऑर्डर ईयर ये है, एक ही कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, तो ये उठा के इसमें ले आएगा फर्स्ट टाइम जब रन होगा। फिर वाइल फेच स्टेट जब तक रन करो जब तक रिजल्ट खत्म ना हो जाए। फिर बिगिन करो इफ फर्स्ट इक्वल टू 0, जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया था उसको अब कह रहा है अगर 0, हालांकि उसने यहाँ 1 किया है, 0 हो तो सेट ये कर दो, ठीक है, एल सेट फर्स्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में उसको 0 नहीं मिलेगा, तो वो इसको रन कोमा, पहली दफा में कोमा नहीं डालेगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या आना है कि हमें कोमा सेपरेटेड चाहिए, तो फर्स्ट टाइम में कोमा नहीं डालना। तो फर्स्ट टाइम ओमिट करने के लिए वो कह रहा है कि उस कंडीशन को गलत करके अगली दफा फिर वो 0 कर देगा, तो पूरी होगी, तो हर एक में कोमा कोमा आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट एसक्यूएल प्लस एसक्यूएल के साथ वो कंकैट कर रहे हैं ना कोमा को, एल्स ये हो गया फर्स्ट 0, सेट एसक्यूएल, ये तो पता ही है ना, प्लस का मतलब है कि सेट एसक्यूएल इक्वल टू दिस एसक्यूएल प्लस ये। अब इसका मतलब ये है कोट नेम से ब्रैकेट डालनी है ना, इसके दोनों इर्द गिर्द, वो जो ब्रैकेट डालने के लिए आप कोट नेम फंक्शन यूज करेंगे, जिस तरह हम ये हमें ये जो डालनी है, ये वाली ब्रैकेट जो है कोट नेम यूज करेंगे, ठीक है। और फिर फैच नेक्स्ट करो, नेक्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू ये करेगा, फिर दूसरी वैल्यू, तो इसकी तो वैल्यू ही 3 है टोटल, 1 2 फिर 3 पे जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और ये कोड रन कर देगा, एंड कर देगा, उसके बाद क्लोज कर देगा, सी कर देगा। उसके बाद जब आप कर्सर क्लोज करने के बाद, क्योंकि ये आपने मल्टीपल टाइम नहीं रन करना, आपको वो तो ईयर तो चाहिए था ना डेटा से, ये तो आपको जब आपकी कमांड में वो डेटा आ जाएगा सारा, तो एंड पे फिर आपने कमांड यहाँ ला के उसके आगे एंड क्लोज भी तो करना है उसको, ठीक है, एज पी। उसके बाद एग्जीक्यूट करें एस पी एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो ये आपको, ये जो एस पी एग्जीक्यूट का मैंने बताया था कि स्टेटमेंट ऐसे कॉल करके ऐसे कर सकते हैं, तो ये आपका कर दिया। अब ये आपके इसमें डेटा हजारों भी होगा ना, तो आपको टेंशन नहीं आई, इस एक स्टेटमेंट से आप वो सारा ये जो पिवटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डायनामिकली रन होने की वजह से आपने जनरेट भी किया, और आपका ये कोड लिखना मुश्किल है पहली दफा, लेकिन उसके बाद जो जनरेशन है वो आप चाहे जितनी दफा रन करना चाह रहे हैं रन कर लें। अब इसमें क्वेश्चन करें जी, बिल्कुल जिसको नहीं समझ आई खंगाले मुझसे, हर बंदा इसमें क्वेश्चनिंग करे तो थोड़ा सा बेहतर होगा चीज। आसान समझ आई समझ? बस 50-50 कह लें, थोड़ी मिक्सिंग से हो रही है चीज ना। हसीब हसीब नहीं है मेरे ख्याल में मीटिंग चला में। गया, ठीक। अच्छा जी, सादिया आपको समझ आई है बात की? जी सर, आई है, हाफ सही ठीक आई है। है समझ। ये देखें, फर्स्ट टाइम में किसी को भी पूरी नहीं ये समझ आएगी, ये जो है वो थोड़ा सा वो कोडिंग है, ठीक है, लेकिन इसको आप अपने हाथ से बार बार करेंगे। और इसकी मैंने बताया कि बीच में मैं मजीद एग्जांपल्स ना कोई शेयर कर दूंगा, इस बुक में नहीं है लेकिन ज्यादा, तो क्या होगा फिर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कर्सर कैसे काम करता है थोड़ा बहुत। तो फिर अपने हिसाब से कर्सर की एग्जांपल लेके अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और डायनामिक एसक्यूएल की भी समझ आई कि देखें हमें अगर डायनामिक एसक्यूएल क्यों जनरेट करनी है, ताकि हमने जब ऑन द रन हमें अपना जो है ना वैल्यूज चाहिए थी, डायरेक्ट हम रन करते तो हमें ये सारी चीजें मैनुअली लिखनी पड़नी थी, ये सारी चीजें मैनुअली रो से एक एक उठा के 2014 15 16, लेकिन हमने कर्सर को यूज करते हुए, डायनामिक एसक्यूएल को यूज करते हुए इस क्वेरी को जनरेट किया हमने अपनी मर्जी की। अच्छा, इसको आप, ये तो हमने सिलेक्ट किया ना, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, आई विल प्रिंट इट, ठीक है जी। प्रिंट जो है करो एसक्यूएल को, ठीक है जी।
काशिफ भाई, ये जो आपने एक्यूट नेम जो लिया है, क्या है? कोर्ट नेम है, क्या है? ये फंक्शन यूज क्या बाय डिफॉल्ट फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है? कौन सा? हाँ, ये सिस्टम का SQL सर्वर का फंक्शन है। मतलब बाय डिफॉल्ट फंक्शन। ओके। अच्छा, ये मैंने प्रिंट किया, मैंने एग्जीक्यूट नहीं की, उसने तो एग्जीक्यूट करके डाटा ला दिया था ना, ये उसने जनरेट किया डायनामिकली। ये बार बार जो बात डायनामिक आ रही है, शायद थोड़ी और क्लियर हो आपको, कि ये स्टेटमेंट उसने जनरेट की है, तो इसको वो हमने डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते, आप खाली स्टेटमेंट चाहते हैं, तो यू कैन टेक द स्टेटमेंट, लेकिन हम सेम टाइम में उसी कोड के साथ एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। ये कोड नेम का आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ। ये आप जो है ना यहाँ लगा दें इसमें, सेलेक्ट ये करें और गेट डेट डाल देते हैं, इसमें भी आ जाए। यहाँ से उठा लेते हैं जो कॉलम आपको कोर्ट नेम पैरामीटर में कौन सा वेरिएबल लेता है? टाइप मतलब कोई भी टाइप दे सकते हैं इसे हम? नहीं नहीं, अभी आप क्लियर करना हूँ आपको क्या है, क्या ठहर जाए एक मिनट। ये आपने नोट किया? किसी भी सर कॉलम के स्क्वायर साथ अगर ब्रैकेट्स आ गई है। ब्रैकेट, तो मैंने आपको बताया ये सिंपल फंक्शन है SQL सर्वर का, किसी चीज के साथ भी लगा दें तो आपको ब्रैकेट शो, जैसे वो स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े थे हमने या दूसरे जो भी है। ठीक है जी, सही है। ओके। तो ये हमने जी डायनामिक SQL कर्सर के आगे चलें जी हम इसमें। अच्छा, बाकी ये XML वगैरह के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी जो है ना बेस पे, क्योंकि अगर आपको ये चीजें आ गई, आप एडवांस खुद कर सकते हैं जब ये बेस आ जाएगी। इसमें आप जो है ना CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो प्रोग्रामर है उनको पता है कि आप .NET का कोड भी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है SQL सर्वर सपोर्ट करता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये चीजें और ज्यादा वो कह रहा है एफिशिएंट तरीके से हो सकती हैं, लेकिन हम जो क्या कर रहे हैं यूज SQL सर्वर के अपने बिल्ट इन जो है ना यूजर डिफाइंड रूटीन, जो है रूटीन का मतलब जो है रूटीन आर प्रोग्रामेबल ऑब्जेक्ट्स। अब उसमें हमारे पास जो है 3 है, UDF है और एक मिनट, तो वो UDF यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, तो अब हम पहले फंक्शन पे बात कर लेते हैं। फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, और ये ना ये चीजें चेंज नहीं करता, ये आपको हेल्प करता है जैसे कोई भी ना उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग यहाँ पे बता भी रहा होगा दैट हमने पहले एक फंक्शन का किया भी था, याद है, सिलेक्ट किया था, लेकिन चलें ये देखते हैं कि क्या कर रहा है, देखते हैं इसको। ये एक फंक्शन ड्रॉप कर रहा है, ये भी एक रूटीन है, जैसे उसका वो आप कोई प्रोग्रामिंग में काम करता है उसके अपने, लेकिन SQL सर्वर में यूजर डिफाइंड फंक्शन ये तकरीबन हर RDBMS में होता है। मैंने ओरेकल और SQL सर्वर में देखा है, इवन दूसरों में भी। तो फंक्शन आप क्रिएट करके अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है, उसमें जो 2 हैं इसने पैरामीटर दिए हैं कि बर्थ डेट और इवेंट डेट, और रिटर्न करो एज इंटीजर। फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, तो इसलिए रिटर्न लिखना पड़ता है। अगर आपने वैरकर करना तो वैरकर इंटीजर इसका रिटर्न होगा। एज बिगिन करो, उसके अंदर बिगिन के अंदर आपने जो रिटर्न करना है क्या जी, डेट डिफ करें बर्थ डेट, और इसमें वो केस व्हेन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ, और ये कर रहा है 100 लेस देन 100 मल्टीप्लाई देन 1L0, ये प्रिंट करा रहा है। ठीक है जी, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब इसको जो है ये फंक्शन को इसमें एम्बेड कर रहा है। इसमें ये फंक्शन का बनाने का फायदा, इवन आप इसको डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसने ये गेट एज का फंक्शन बनाया है, और उसको उसने कॉलम दे दिया बर्थ डेट जो हमारे पास HR.employees में है, और उसको सिस डेट टाइम से अब वो रन कर रहा है इसको, कि पहला पैरामीटर कौन सा जा रहा है, बर्थ डेट का, उसको इस कॉलम से, और दूसरा इवेंट डेट जो है करंट जो है सिस डेट टाइम उठा के उसमें डाल रहा है। ठीक है,
ये दोनों पैरामीटर इस तरह ये पास कर रहा फंक्शन यहाँ लगा के, क्या मसला है इसमें? कैन नॉट फाइंड आइदर कॉलम DBO। हाँ जी, यहाँ पे हमने एक तो किया है, इसको सिलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, ठीक है, DBO क्रिएट हो गया है, अब क्रिएट हुआ, अच्छा। तो अब ये है कि ये गेट एज बर्थ डेट जो है कॉलम से ले ली उसने, हर एक की बताएगा ये बर्थ डेट जो है, ये हमने लास्ट में तो ये क्या बता रहा है कि उसकी बर्थ डे के अब तक का जो है कंपेयर करके बता रहा है कि इंटीजर में रिटर्न करके उसकी एज कितनी है। ठीक है, ये समझ आया, फंक्शन का पर्पस समझ आया पहले तो। और उसको ये हमने जो खुद फार्मूले वहां पहले सारे पढ़े हुए हैं उन्हीं को यूज करते हुए इसने यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो है ये डिफाइन किया है कि डेट डिफ निकालो के बर्थ डेट और इवेंट डेट में, ठीक है, ईयर में कर दो उसको कन्वर्ट, तो वो ये डेट इफ है केज, और फिर केज ले रहा है उसमें, ये माइनस भी कर रहा है, ये पूरा अगर यहाँ आएगा ना इसको इंडेंट कर लेंगे, फिर केज कर रहा है कि माइनस करो केज व्हेन 100 मल्टीप्लाई बाय, तो ये तो हमने खैर फंक्शन किए हुए हैं। अच्छा, इसको मैं इंडेंट करके लाता हूँ, यहाँ कैसा लगता है ये वाला। काशिफ भाई मैं पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ पे? इससे रिलेटेड पूछना, नई नई चीज जी छोड़नी जी, चाहिए। इससे रेलिवेंट ही है। हाँ, इसमें हमने फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स दिया है, दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन को हमने एज ए एज लिया हुआ है, लाइक उसका टाइप डिफाइन की है एज। लास्ट में देखें सिस्टम डेट टाइम के अंदर ये फंक्शन हमने लिया है पैरामीटर में। नहीं नहीं, ठीक है, ओके। नहीं, अब इसको आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? ये वही फंक्शन लगा रहा है जो हमने वहां पे सिंगल रो मंथ के डे के फंक्शन किए हुए, लॉजिक आप कुछ भी लिख सकते हैं, केस का फंक्शन लगा रहा है। अब मैं अगर इसको दोबारा के डेट डिफ से ये क्या निकालेगा कि ये दो के दरमियान जो है वो ईयर में फर्क निकाल के देगा ना आपको। बेसिकली उसकी टाइप जो थी ना वो डेट थी, तो ये सिस्टम डेट टाइम जो है ये एक फंक्शन है। पैरामीटर में तो वो सिर्फ डेट ले रहा है, यहाँ वेरिएबल ले रहा है ना पैरामीटर में, जो हमने ये जो दो हैं ये डिक्लेयर इनपुट किया है। पैरामीटर हैं इस फंक्शन के, जी ये जी दो इनपुट पैरामीटर हैं जो हमने यहाँ पास किए हैं, गेट एज फंक्शन लगा के बर्थ डेट और जो इवेंट डेट है वो आज की डाल दी, जब भी आप ये इसने आज की डेट डाल दी, सिस डेट टाइम, ठीक है जी। और रिटर्न इंटीजर ही ये करना उसमें। अब वो रिटर्न कराने के लिए इस फंक्शन को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी कि माइनस कर रहा है इसमें से केस व्हेन 100 को मल्टीप्लाई में कर रहा है मंथ प्लस डे से। अब इसका अलग-अलग हम देख लेते हैं, जो इवेंट डेट आएगी ना आपकी कि व्हेन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ प्लस ये, तो इवेंट डेट डे में कन्वर्ट कर रहा है इसको जो है। तो वो आप किसी एक रिकॉर्ड को पकड़ के कर लेंगे तो आपको समझ आएगी। देन 1L0 करके वो जो है मेरा ख्याल है कि ये अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ये कोई 1-2 दिन का फर्क बचाने की कोशिश कर रहा है उसमें। तो बेसिकली तो उसको डेट बर्थ डेट और करंट डेट के दरमियान फर्क निकालना है, उसका ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है आप कहीं भी किसी भी कॉलम पे अप्लाई करके दो डेट के दरमियान, यहाँ पे नाम तो ये सेम है, दो डेट के दरमियान कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं वैसे। ठीक है, हाँ जी, नहीं, क्लियर है मेरा जी। क्वेश्चन थोड़ा सा और था। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने क्रिएट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स लिए हैं, यूजर हाँ जी, डिफाइंड फंक्शन है ना ये। हाँ हमारे जी। पास बर्थ डेट है और इवेंट डेट है, ये दोनों हम्म, पैरामीटर्स है, लाइक हमारे ये वेरिएबल्स हैं पैरामीटर के अंदर, और इनकी वेरिएबल टाइप है जो है बट हमारे इट्स पास अ डेट है। पैरामीटर, इसके बगैर आपका फंक्शन रन नहीं होगा, मैंडेटरी है। जी जी, हाँ, ठीक है, इनकी जो टाइप है वो हमने डेट डाली है, क्योंकि ये क्योंकि डेट डेट के जो पास हो रही टाइप है। में होंगे वही हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके यहाँ हम अलावा इसको देंगे वैल्यू एरर दे पुट देगा कर ये। रहे हैं। जी जी, यहाँ हम इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। बर्थडे जो है ये तो ठीक है, बर्थडे को डेट का है, ये पैरामीटर सही दे दिया। लेकिन हम्म, जो सिस्टम डेट है, अब ये तो फंक्शन है नाटा, ये वेरिएबल है ना, नहीं ये नहीं, वैल्यू है, तो नहीं ये नहीं, ये कैसे डेट गेट है। कर रहा है यहाँ? नहीं नहीं, ये डेट है। ये सिस्टम डेट तो ये बेसिकली एक फंक्शन है ना, फंक्शन के पैरामीटर में फंक्शन कैसे दे रहे हैं हम? अरे भाई, ये डेट इसमें पास होगी, जब आप ये रन होगा कोड तो ये डेट पास होगी। ओके ओके, क्लियर? ठीक है, क्लियर। हाँ जी, आपने मैनुअली डालनी है डेट तो मैनुअली डाल दें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, हाँ, ओके ओके। ओके, ठीक है। इसमें किसी को और किसी को डाउट? कुछ तो समझ आया है ना? मेरा क्वेश्चन है, 100% नहीं समझ आएगा क्योंकि एकदम ये थोड़ी सी नई चीज है, कुछ ना कुछ तो समझ आया है। जुबैर को सही तरह समझ आएगा क्योंकि ये प्रोग्रामर है, उन चीजों पे काम करते रहते हैं। अच्छा, स्टोर्ड प्रोसीजर, ये इसमें स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन में फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, और उसमें ना आप कोई साइड फैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसीजर में तो आप जो मर्जी करेंगे। ये
ये और इसका और बेनिफिट क्या है, फंक्शन स्टोर्ड प्रोसीजर कहा जाता है कि ये मेमोरी फर्स्ट टाइम रन होने के बाद ये दोबारा पार्सिंग नहीं होती, तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। जो भी इसके अंदर होता है एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा होगा पार्स होके, तो ज्यादा फास्ट होता है इसका। और इसका SQL सर्वर में रिकमेंड किया जाता है, सिक्योरिटी वाइज भी बेहतर है। कि इवन पहले तो ये कहता था माइक्रोसॉफ्ट के जो भी आपने करना है ना वो प्रोसीजर के थ्रू करो, इंसर्ट अपडेट डिलीट भी करना। मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ उसी अपनी जो है वेबसाइट से। ठीक है जी। ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ये बस ऐसे ही कर रहा है, थोड़ी गड़बड़ी है इसकी। अच्छा जी, क्रिएट प्रोसीजर सेल्स कस्टमर आईडी, ठीक है, बाकी तो ठीक ही है, उसमें कर गया। ये गो भी नीचे आना था। अच्छा, ड्रॉप प्रॉक इफ एग्जिस्ट करो, उसके बाद क्रिएट कर दो। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर इसमें उसने ये दिया है इनपुट पैरामीटर है, इट्स अ पैरामीटर, बट अगर आप एग्जीक्यूट करते हुए आपको मस्ट देना पड़ेगा, ये पैरामीटर बताना पड़ेगा, कस्टमर आईडी का पास करना पड़ेगा। और फॉर्मेट डेट एज डेट टाइम, इसकी वेरिएबल इसने डेट यहीं बता दी है। टू डेट ये भी इसने यहीं बता दी है, डेट यहाँ पे डिफाइन कर दी है। बाद में चले जो भी पास करेंगे वो ले सकता है, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ रख दी है उसने। और ये आउटपुट है, नंबर ऑफ रो आएगा, ठीक है। उसके बाद सेट नो काउंट ऑन कर दिया उसने। सिलेक्ट ये एट द रेट काउंट जो है ना, ये भी जो है इसलिए यूज किया जाता है कि आप जैसे ये जो सिस्टम का यूज हो रहा है ना, जो काउंट कर रहा है वो इसी को यूज करके कर रहा होता है। तो इसने वैसे ऑन कर दिया ना पहले नो काउंट को, लेकिन यहाँ पे हमें इसके थ्रू काउंट करके वो इस वेरिएबल में वैल्यू डालेगा। ये आउटपुट है, यानी आउटपुट मतलब कि जो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी ना वो इसमें पास होके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये हमें प्रोवाइड नहीं करना, जो आउटपुट पैरामीटर होता है। इनपुट जो है पैरामीटर वो हमें करने हैं, ठीक है। ये वैल्यू आउटपुट की खुद ब खुद यहाँ से उठा के इसमें डाल लेगा। सेट नो, सिलेक्ट करो इसकी फ्रॉम दिस वेयर ऑर्डर डेट, ये है फ्रॉम डेट, यहाँ से लेगा इसकी वैल्यू, और ऑर्डर डेट लेस देन, इनके दरमियान की जो वैल्यू है वो उठा के ले आओ। तो मैं ये प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। ये गो जो है एंड पे लिखना था, ये यहाँ पे जो, ठीक है। तो अब ये डिक्लेयर कर रहा है आरसी, क्योंकि आरसी में ये आउटपुट डालना है ना इसको। तो डिक्लेयर एट द रेट आरसी, ये एग्जीक्यूट करने का तरीका है। प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करो, सेल्स डॉट जो हमें अभी प्रोसीजर बनाया है, कस्टमर आईडी हम वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, हमें करनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो वो एरर दे देगा। फ्रॉम डेट जो है ये हमने को, वो तो डिफॉल्ट वैल्यू थी ना दी उसने, लेकिन हमने वो डेट हमने अपनी मर्जी की डालनी है। इसी तरह टू डेट में हमने अपनी मर्जी का। एट द रेट नंबर ऑफ रो, ये आपको बताया था आउटपुट, ये उससे उठा के इसलिए इसने वेरिएबल कर दिया ना, तो ये जब रन कर रही है तो ये सिलेक्ट एट द रेट नंबर ऑफ रोज, ये फिर हमें बता देगा। हम इसको रन करते हैं। अच्छा, इसको मिस कर गया, इसी का पार्ट है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर भी होना चाहिए साथ। तो नंबर ऑफ 3 रोज, इनका ये बताया कि 3 नंबर ऑफ रोज हैं। और ये रिकॉर्ड जो कंपेयर करके लाया, ये एक्चुअली सीधी सीधी क्वेरी भी लिख सकता था, अभी प्रोसीजर के थ्रू ला रहा है कि भाई ऑर्डर डेट, यहाँ डेट, यहाँ डायरेक्ट भी पास कर सकते थे, लेकिन प्रोसीजर में आपको जब ज्यादा रूटीन कुछ लिखनी होती हैं तो फिर उस सूरत में आपको फायदेमंद होता है। तो यहाँ ये कह रहा है ऑर्डर डेट, यहाँ पे ये इसने बताया कि ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो, और जो टू डेट है लेस देन ये हो। तो ये रन करके इसने, और कस्टमर आईडी 1 आईडी ये प्रोसीजर में पास किया, और हमारी ये जो है ये प्रोसीजर जो है उसने हमें रिजल्ट अंदर जो भी हम 10 स्टेटमेंट लिखते हैं जी, अपडेट करें, इंसर्ट करें, डिलीट, प्रोसीजर को आप मैंने 4-4 सफे का प्रोसीजर लिख सकते हैं, पूरी एप्लीकेशन एक प्रोसीजर में लिख सकते हैं। बहुत साहब ये पावरफुल। रेड वाला जो है ये साइट मैप डाला हुआ है डेट का? ये वाला, जी जी, साइट मैप है ये इनपुट पैरामीटर है ना। ओके, इनपुट पैरामीटर है, लेकिन एक डेट में कन्वर्ट हो रहा है ना, नहीं, इसलिए ये मैं डेट सब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डिफॉल्ट फॉर्मेट अगर इंसर्ट करना हो, या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ईयर शुरू में, उसके बाद मंथ, और उसके बाद डे, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है। वैसे आप जो दूसरे जितने भी फॉर्मेट प्रिंट कराते हैं वो कन्वर्ट करते हैं वैरकार में, वो दिखाने के लिए सिलेक्ट करते हुए 1011 जो हमने नहीं देखा था हिजरी के साथ, वो आप जी जी इंसर्ट का एक ही फॉर्मेट रहेगा इंसर्ट करते हुए, वो जो सिस्टम आपका जो है वो एक्सेप्ट करेगा जो डिफॉल्ट उसका आपने बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज ये डेट तो अगर फॉर्मेट देखें 2015, उसके एक बाद एक 2015, 0101,
एक एक तो 2015 कुछ नहीं है। एक एक नीचे तो इसमें 2015 मैच नहीं हो रहा ये। हम कह रहे हैं कि इस एक एक 2015 से लेके एक एक 2016 के दरमियान जो ऑर्डर आए हैं वो दिखाओ। तो ये जी जी जी, 25/8/2000 ठीक है। ओके ओके, आगे क्लियर हो समझ। गया, ओके ओके। अच्छा ठीक है। ये हम क्वेरी से भी ला सकते थे, लेकिन प्रोसीजर में कैसे क्वेरी को रन करके लाना है वो बताना मकसूद है, ठीक है ना। अच्छा, हमने प्रोसीजर भी, फंक्शन भी पढ़ लिया, प्रोसीजर भी पढ़ लिया। ये है ट्रिगर। ट्रिगर जो है ना, क्या होता है कि आप जब अभी मैं सिर्फ डीएमएल की बात कर रहा हूँ कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पे आप चाहें तो ट्रिगर लगा सकते हैं, ठीक है जी। कि भी आप इवन किसी को ईमेल करनी है तो ईमेल भी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि या मैसेज करना है या फिर उसी बेस पे कहीं और दूसरे टेबल में इंसर्ट कराना है, तो ये ट्रिगर नाम से ज़ाहिर है कि वो किसी चीज को ट्रिगर करेगा। तो डीएमएल ट्रिगर पे हम बात करते हैं जो मेनली यूज होता है। तो दो तरह के होते हैं आफ्टर के। अगर आपने एक रो इंसर्ट की है तो उस रो के बाद आप कोई एक्शन कराना चाह रहे हैं, मेन पर्पज जो conceptually ये है कि अगर if you want that if you insert a row based on that row you want to trigger some action, किसी और टेबल में अपडेट हो जाए, किसी और टेबल में इंसर्ट हो जाए, वो ईमेल, वो तो पेजर या वो मैसेज, वो तो आप कॉन्फ़िगर किया होगा, फिर वो हो सकता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप सिंपल कह लें कि किसी और टेबल में जब यहाँ ये एक रो इंसर्ट हो तो कहीं और जो है या कोई मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि वो जब इंसर्ट करे तो उसको ये मैसेज नजर आ जाए। तो आफ्टर इंसर्ट है या और इंस्टेड ऑफ है, दो है टाइप इसकी। कि अगर आप इंसर्ट करते हुए आप चाहते हैं इंसर्ट ना हो, इंस्टेड ऑफ उसके अलावा इंसर्ट करने की बजाय कुछ और हो जाए, तो एक है इंसर्ट के आफ्टर। तो हम देखते हैं इसको, आफ्टर है और इंसर्ट इंस्टेड ऑफ है, ठीक है जी। दो टाइप है ट्रिगर की, आफ्टर एंड इंस्टेड ऑफ। अच्छा, ये हम आ जाएंगे ड्रॉप टेबल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये बड़ा ना एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ तक आ जाएगी इसकी। ये दो टेबल बना रहा है, तो उस ट्रिगर से ये होगा कि भी आपको उस दूसरे टेबल में एंट्री करा देंगे। कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं T1 और एक T1 ऑडिट, के हम चाह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड इसमें जाए वो हम ऑडिट करके इसमें भी डाल लें। तो ये हमारे दो कॉलम है, की कॉलम, डेटा कॉल। ये तो सिंपल है ना, एक टेबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। हमने ऑलरेडी है तो उसको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमने अपनी मर्जी का बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिएट टेबल T1 ऑडिट का बनाते हैं। उसमें हमने जो है आइडेंटिटी दे दिया इसको, ऑडिट LSN, और उसके बाद डेट टाइम दे दी जिस टाइम पे वो इंसर्ट होगा, लॉगिन नेम जिसने इंसर्ट किया है, की कॉलम। ये दोनों वैल्यू इसकी जो है ना वो यहाँ आ जाए, ठीक है जी। हमने अभी तो खाली टेबल क्रिएट किया और हमने इसके कॉलम बताएं, अभी तक कोई ट्रिगर कुछ नहीं किया। एक और टेबल क्रिएट किया क्योंकि हमने जो इसकी बेस पे इस पे ऑडिटिंग करके इसमें डाटा डालना है कि कौन यहाँ पे डाटा अगर इंसर्ट कर रहा है तो हमें उसका पता चल जाए, ऑडिटिंग पर्पज के लिए। तो अब ट्रिगर क्या क्रिएट हो रहा है ये देख लें। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ज़ाहिर है कोई भी नाम दे दें, इट्स जैसे फंक्शन बनाया, जैसे वो प्रोसीजर बनाया। और ये हमेशा टेबल पे लगेगा। याद रखो जो ट्रिगर है वो डीएमएल का ट्रिगर, बट इट ऑलवेज ऑन सम टेबल। अपना इंडिपेंडेंट ये नहीं आप क्रिएट कर सकते डीएमएल ट्रिगर, ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा भी इधर। अच्छा, आफ्टर इंसर्ट, जब भी कोई रो इंसर्ट हो तो क्या करो, ये हमारा ना ये एक फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड है कि भी सेट नो काउंट ऑन, कि हम अननेसेसरी काउंट नहीं करना, तो सेट नो काउंट ऑन रखें। ये प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड है कि ये हम इसलिए बता दिए क्यों है, वो तो आपको मैंने पहले बता दिया। फिर इंसर्ट इनटू करो इस टेबल में, ठीक है, और सिलेक्ट की कॉल डेटा कॉल फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक है जी। ऑडिट में इंसर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमने डिफॉल्ट उसको ओरिजिनल लॉगिन दे दिया था, जो ओरिजिनल जिससे लॉगिन है, और सिस डेट टाइम खुद ब खुद ये इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को हमें नहीं देने की जरूरत। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है ना, सिस डेट टाइम उठाएगा और ओरिजिनल लॉगिन उठाएगा, जो भी लॉगिन होगा जिस टाइम पे जो रन कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, और आइडेंटिटी से उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। और हमने जो ये है कि दो ही कॉलम एंटर करना था, तो वो मेन टेबल से उठा के एक ट्रिगर लगा देते हैं। अब हम इंसर्ट करके भी देखेंगे। क्रिएट किया ट्रिगर, हमने ट्रिगर लगा दिया T1 पे। ग्राफिकली भी यहाँ देखना तो ये नजर आ जाएगा आपको, दिखाएगा यहाँ पे ये ट्रिगर है ना, ये ट्रिगर बन गया, ठीक है जी। टेबल पे लगेगा, मैंने आपको कहा था। अब हम क्या, वो कह रहा है मैं 3 रो इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें ना, ठीक है जी।
ये 3 रो इंसर्ट की, तो हम ये अज्यूम करते हैं 3 रो जब ये T1 में इंसर्ट करेगा तो 3 रोज इसमें भी आ जाएंगी और उसकी बाकी डिटेल आएगी। तो ये हमने वैसे कॉपी किया था, इसको निकाल देते हैं। और अब हम सेलेक्ट करते हैं हमारा जो ऑडिट टेबल बनाया है, तो आप देखेंगे कि उसने ना ये तो सीक्वेंस आइडेंटिटी था, ये डिफाइन था, वो आ गया। डेट भी उसने सिस्टम डेट उठा ली, और लॉगिन नेम मेरा उसने उठा लिया, क्योंकि ये भी फंक्शन है, जैसे वो कोड नेम नहीं आप कह रहे थे जुबैर, तो ये फंक्शन है, ये जो है ये यूजर जो होगा उसके क्रेडेंशियल्स उठा लेगा यहाँ से ना। हाँ, तो ये ओरिजिनल लॉगिन है उसका, ये सिस्टम का फंक्शन है, जिससे वो जो भी उस वक्त लॉगिन है जिसने ये स्टेटमेंट इंसर्ट रन की, उसका वो लॉगिन इंसर्ट कर देगा ऑडिट टेबल में। और ये की कॉल और ये डेटा कॉल, ये वैल्यूज आ गई। तो ये हमने एक तरह से ऑडिटिंग पर्पज के लिए ट्रिगर यूज किया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, बड़ा सिंपल है, ये सबसे सिंपलेस्ट है मेरा ख्याल। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं कि ये यूज क्या करता है, इंसर्टेड, डिलीटेड, ठीक है, अपडेटेड, डिलीटेड, अपडेटेड रिकॉर्ड इसको वहां से मिलेंगे डिलीटेड से, और इंसर्टेड से न्यू रिकॉर्ड मिलेंगे। ये एक तरह के ना सीडो टेबल होते हैं, ठीक है, यानी ये एक टेबल है जो बन रहे होते हैं। इससे आप चाहे तो क्वेरी करके इसको, यहाँ ट्रिगर में भी हमने कहीं और भी यूज किया था, तो ये वहां से उठा के जैसे ही इंसर्ट हुई सेम टाइप है, आपने उसके इंसर्ट का डेटा उठा लिया यहाँ, इंसर्टेड और डिलीटेड। आगे चलते हैं जी, इसमें मजीद ये आ गया है। अब ये हो गया जी हमारा ट्रिगर का। मैं डीएमएल का, इसमें मजीद एग्जांपल है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। जब आप इस चीज को मजीद करना चाहेंगे तो इसकी हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डीडीएल ट्रिगर जो है वो होता है कि अगर कोई आप ये बाद में इंट्रोड्यूस किए हैं तकरीबन सब आरडी में, सिर्फ पहले डीएमएल हुआ करते थे, कोई 10-12 साल से शुरू किया है इन्होंने, कि डीडीएल ट्रिगर के भी आप चाह रहे हैं कोई जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, इस किस्म का कोई भी हो ना, तो आपको फौरन ना मैसेज आ जाए, या आप उसको ट्रैक कर लें या ऑडिट कर लें कि किसी ने टेबल क्रिएट किया है, तो हम उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो आप ये हम ऑडिट इवेंट्स का एक टेबल क्रिएट करते हैं, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ एक टेबल क्रिएट कर रहा है, उसमें ऑडिट एलएसएन पोस्ट टाइम वही सारी चीजें डाल रहा है, इवेंट डेटा एक्सएमएल नोट कांस्टेंट, ठीक है। ये जी हमने क्रिएट कर दिया एक टेबल। आगे वो डीडीएल ट्रिगर लगा रहा है, देख लेते हैं। क्रिएट ट्रिगर ऑन डेटाबेस, डेटाबेस पे ट्रिगर लगा, क्योंकि डीडीएल ट्रिगर है ना, ये टेबल पे नहीं लगेगा, डीएमएल टेबल पे लगेंगे। तो अब वो इवेंट्स जो है उसने क्या क्या डाल रहा है कि भाई ये इवेंट्स हों तो ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएंगे। क्रिएट ट्रिगर करो ऑन डेटाबेस दिस, सेट नो काउंट इक्वल डिक्लेयर इवेंट डेटा एज एक्सएमएल, ठीक है, इवेंट डेटा इंसर्ट इनटू दिस टेबल पोस्ट, ये इनके कॉलम है और ये वैल्यूज दे दी हैं उसने, पहली है, ठीक है, वैल्यू और 1। अब हम इसको रन कर देते हैं। अभी ये देखें ये रोल क्या कर रहा है। आगे एग्जांपल देखते हैं कि इसने क्या किया। अब इसने क्या किया जी, मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, टू टेस्ट दैट ट्रिगर आई विल डू दीज थिंग्स। ये उसने ना 2-3 चीजें आल्टर की, क्योंकि हमने ये इन इवेंट्स पे लगाया है, देख लेते हैं। ऑलरेडी ठीक है जी, ड्रॉप टेबल करा इसका, ड्रॉप टेबल T1। अब जो हमने टेबल बनाया था ना, डेटाबेस पे ट्रिगर लगा के डीडीएल, और थ्रो किसमें कर रहे हैं हम, इंसर्ट उसमें करा रहे हैं इस टेबल में। तो इसको क्वेरी करते हैं क्या रिकॉर्ड गए हैं कि हमने जो इवेंट्स के डाले थे इसमें। तो इवन मैंने जो ड्रॉप भी किया ना, इसने तो जो बताया ना वो ये बताया ना, मैंने ड्रॉप भी किया तो वो भी रिकॉर्ड आ गया इसमें, कि जो भी ये इवेंट्स हो रहे हैं ना डेटाबेस के लेवल पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देता जाएगा हमें, ठीक है। ये तो ये खैर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यह है कि इसमें आप अपने लिए यूज कर सकते हैं इसको, ऑडिट इवेंट, पोस्ट इवेंट टाइप, लॉगिन नेम, स्कीमा नेम, ऑब्जेक्ट नेम, टारगेट, ठीक है, वो सारी चीजें करके एक्सएमएल का। तो डीडीएल ट्रिगर हम नॉर्मली यूज नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ डीएमएल ट्रिगर यूज करते हैं। इवन वो भी हमें अवॉइड किया जाता है क्योंकि स्लो कर देता है, लेकिन कहीं रेयरली
केस में कहीं जरूरत होती है तो फिर हम यूज कर लेते हैं, वो वेरी रेयर चांस, क्योंकि वो लॉकिंग बढ़ाता है। आपने वो आइसोलेशन लेवल पढ़े थे ना, तो हमने एरर हैंडलिंग का ये बस ये भी फिनिश कर लें, बुक खत्म हो जाएगी। कि आप एरर आती हैं तो उनको ये जो है डेवलपर है वो हजरात तो जानते हैं कि उनको कैच कैसे करना है। बिगिन ट्राई जो एक सिंपल से एग्जांपल है कि एरर को हैंडल कैसे करना है। एरर आप आ रही थी ना, अगर ड्रॉप टेबल कर रहे हैं तो वो क्रिएट टेबल कर रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट है, एरर है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें इसकी बजाय जो है ना एक यूजफुल सी इन्फॉर्मेशन आए, एरर ना आए। ऐसे जो एप्लीकेशन में अच्छा नहीं लगता, एकदम बड़ी स्क्रीन पे एरर आ गई कि भी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसको हैंडल करके अगर प्रोसीजर में या आप कोई भी रूटीन लिख रहे हैं तो उसको एरर को प्रोसीजर के अंदर, फंक्शन के अंदर कहीं भी हैंडल करें उसको। तो बिगिन ट्राई प्रिंट करो 10/2 को प्रिंट नो एरर, अगर एंड ट्राई बिगिन कैच प्रिंट एरर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ना बिगिन ट्राई है, एंड ट्राई है, बिगिन कैच है, एंड कैच है। पहले ट्राई करो और एंड ट्राई करो, अगर एरर आती है तो उसको कैच कर लो, ठीक है जी। 5 नो एरर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ इसको 0 डालता हूँ तो क्या करता है ये एरर, क्योंकि मैं ये वैसे करूंगा ना तो वो क्या कहते हैं, शायद इसको वैसे प्रिंट करने पे तो ये इसने एरर दे दी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 0 एरर एनकाउंटर्ड। अब ये एरर है, दैट इज हमें वो बुरा लगता है कि भी एप्लीकेशन जब आपकी रन हो रही है कोई एरर आए, तो आप क्या कहते हैं, नहीं यूजफुल कि भी एरर दे दो, हमें पता है हम जो मर्जी प्रिंट करा लें, तो उसको हम खुद कंट्रोल करते हैं। हर किस्म की एरर को अपने तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अच्छा जो डेवलपर है इन चीजों पे काम करता है कि भी एप्लीकेशन क्रैश मत हो, हम एरर हैंडलिंग कर लें। और अच्छा जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है वो इन चीजों को देखता है, तो ज़ाहिर है वही चीज हम डेटाबेस में भी अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह आगे हम इसको बिगिन ट्राई मजीद कर रही है तो उसने हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया 0 से करके। बड़े लेवल पे ये टेबल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसका ये एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर थोड़ी सी डेवलपमेंट करनी है तो फिर आपको ये बाद में ऐड किया, पहले नहीं था बिगिन ट्राई। ये भी मेरे को 8-10 साल में आया, उससे पहले 2008 वगैरह में अवेलेबल नहीं। अच्छा जी, ड्रॉप टेबल ये करो इफ एग्जिस्ट, क्या कह रहा है, क्योंकि ये गो लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे गो लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट सपोर्टेड ऑपरेशन, क्या मसला है? अच्छा ऑलरेडी है तो मैंने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप क्यों नहीं हुआ? Because it is not supported on system version table। अच्छा हमने ना सिस्टम वर्जन टेबल बनाया था जब ड्रॉप नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से ये इसको डिलीट नहीं करने देगा। सीरियल ड्रॉप टू उसने सिस्टम वर्जनिंग ऑफ करके फिर उसको ड्रॉप किया है, वैसे हमें इसने ड्रॉप नहीं करने देना था, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, आ गया है। ये अब बिगिन ट्राई में इंसर्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि ये थोड़ा, और इसको आप जिस मर्जी किस्म के कोड में लगा लें। अभी तो सिर्फ इसका आपने एक एग्जांपल देखनी है ना। बिगिन ट्राई इंसर्ट करो एम्प्लॉय टेबल में, वैल्यू 1 emp1 नल विद एम्प्लॉय इक्वल टू 0। वो कहता है बाद में 0 से ट्राई करना और ऐसे, ठीक है। बिगिन ट्राई बिगिन का इफ एरर, ये जो एरर है ना ये सिस मैसेज से मिल जाएंगी। एरर नंबर आप अब ये भी पूछेंगे, सिलेक्ट स्टार दिस मैसेजेस। इसमें ये सारी एरर पड़ी हुई है, जो हमें एरर नहीं ला के देता वो वहां से उठा के लेके देता है। अब हम क्या कर रहे हैं, वही एरर नंबर लेके ना अपनी मर्जी से प्रिंट करा रहे हैं कि ये एरर आए, इफ एरर नंबर इक्वल टू दिस, तो फिर हम उसकी जो मैसेज इसमें से उठा के देना, उसकी बजाय हम जो मर्जी मैसेज अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं, ठीक है। एरर हैंडलिंग कर रहे हैं ना, कि प्रॉपर एरर वहां दी जाए, ना कि एकदम वो क्रैश हो जाए, रेड साइन एप्लीकेशन या जो भी है हम प्रोसीजर अंदर। इंसर्ट इनटू दिस वैल्यू 1 बिगिन कैच करो, अगर ये एरर है ये एरर है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं जी, और वो एरर को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है।
अच्छा, अभी तक वो रन हो रहा था ये ना, इसमें काफी ज्यादा रो हैं, काफी लाखों में रो हैं इस मैसेजेस में। अच्छा जी, क्या हो गया जी, मैंने कोई गलती की हुई है? अच्छा, पूरा ही नहीं सिलेक्ट किया। कंट्रोल शिफ्ट होम दबाएंगे तो पूरा यहाँ से, ओके ठीक है। 1 रो हो गई, मैं दोबारा रन करता हूँ इसको। तो अब इसने कहा 0 रो अफेक्टेड, ये हमने खुद हैंडल करके मैसेज दिया है कि जी प्राइमरी की वायलेशन हो रही है, क्योंकि सेम रो हमने ये टेबल जो क्रिएट किया था प्राइमरी के साथ, तो दोबारा 1 को वैल्यू को करने जा रहे हैं। अच्छा जी, 0 पे वो कहता है 0 भी ट्राई करो, और ये करना था 0 भी, वो कह रहा है कि भी ये एरर नंबर ये है कि द इंसर्टमेंट कॉन्ट विद द चेक स्टेटमेंट, कि भी 0 नहीं होना चाहिए। वो उसमें हमने टेबल में जो क्रिएट करते हुए इसने चेक कांस्टेंट भी लगाया, तो ये चेक अप्लाई आईडी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो आपने ना मीनिंगफुल आपको एरर देखें, रेड एरर नहीं आई, तो ये ऐसे क्यों? अपना जुबैर, आप भी कोडिंग में ऐसे ही करते हैं जो वो कि भी एरर जो है हैंडल करते हैं उसको, जी जी, एरर ऐसे आए। ही करते हैं। वो उसका सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है ना, उसकी बेस पे हम उसे शो करवाते हैं ट्राई कैच के थ्रू, या और डिफरेंट है एक्सेप्शन के हैंडलिंग के तौर पे। हाँ, ये एक्चुअली इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसको अब यहाँ ट्राई कैच के नाम से दिया हुआ है ना इसको। तो ये जी हमारा मजीद है एरर हैंडलर, आप मजीद इसको देख सकते हैं क्वेरी करके। ये तो कैच, तो हमने जो है ना आज जो है बुक ख़त्म कर ली। हम इंशाल्लाह कल से, भाई आप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक ख़त्म हो गई है। तो जो टॉपिक आप ना जिसको जो समझ आई, मुझे उम्मीद है सबने रिवीजन की होगी। हम सर हर चैप्टर लेके चलेंगे, जिसने हर चैप्टर से जो चीज़ पूछनी है समझ नहीं आई उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। और अदर एग्जाम्पल भी हम ना बुक के अलावा भी लेंगे, अगर कोई हमें उसके ना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चाहिए चीज़ें। तो हम कल है थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे हम करेंगे। सैटरडे को हम ना यानी ये 3 दिन हम इस पे ही रहेंगे रिवीजन पे। तो इसको जितना हम आपको प्रॉब्लम है अपने हर चैप्टर में से पॉइंट लिख के रखें, मैं क्वेश्चनिंग भी करूंगा हर एक से, ठीक है जी। काजी साहब, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी आप पूछें, आप, मैं ये पास कर दूं रिकॉर्डिंग? कर दें पॉज। अच्छा, स्टॉप, ठीक है।